नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पर आए फैसले की, एनडीए में बढ़ी तल्खी की। जानेंगे मध्य प्रदेश उपचुनाव में क्यों बढ़ी शिवराज की टेंशन और मणिपुर में कैसे बची बीजेपी सरकार। और आखिर में बात आईएमएफ के जीडीपी पर ताजा अनुमान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी करेंगे सीएम योगी के ड्रीम प्रोग्राम की शुरुआत। 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने का दावा। प्रवासी कामगार और श्रमिकों के साथ स्थानीय लोग होंगे लाभान्वित। पीएम यूपी के 6 जिलों के लाभार्थियों से ऑनलाइन करेंगे बातचीत। कांग्रेस ने एमएलसी चुनाव में बदला अपना प्रत्याशी। तकनीकी कारण की वजह से नामांकन के पहले ही रोक दिया गया तारिक अनवर का नाम। तारिक अनवर की जगह समीर सिंह को बनाया गया उम्मीदवार। जल्द हो सकता है शिवराज कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मिलेंगे शिवराज। मंत्रियों के नामों को लेकर भोपाल में चल रहा है मंथन। केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही तय होगी शपथ ग्रहण की तारीख। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में 15 साल बाद होने जा रहा है नया बदलाव। स्कूलों में आएगा नया सिलेबस, बदलेंगे किताबें, सरकार ने दिया आदेश। आज दिन भर के कारोबार के बाद शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ हुआ बंद। 26 अंकों की गिरावट के साथ 34,842 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 10,500 के नीचे हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। सीबीएसई बोर्ड की बची हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ने बाकी बची परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच कराने का फैसला किया था, लेकिन अभिभावकों ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद आज हालात के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ने इन परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। देश के मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से बिगड़े हालात का असर सीबीएसई बोर्ड की बाकी बची परीक्षाओं पर भी पड़ा। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड ने स्थगित परीक्षाओं को 1 से 15 जुलाई के बीच करवाने का ऐलान किया था, लेकिन अभिभावकों ने इसका विरोध किया। तब से 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं पर सस्पेंस बरकरार था। सबको इंतजार था बोर्ड के जवाब का, जो सीबीएसई को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना था। और आज आखिरकार सीबीएसई बोर्ड ने परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है, जिसके बाद मौजूदा हालात के मद्देनजर बोर्ड ने परीक्षाएं कैंसिल करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी केंद्र और बोर्ड की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को दी। आपको बता दें, महाराष्ट्र, दिल्ली और ओडिशा ने भी सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा कराने में असमर्थता जताने संबंधी हलफनामा दिया है और मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के कारण सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं बीच में ही रोकनी पड़ी थी, जिसके बाद बोर्ड ने 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाओं के आयोजन का फैसला किया था, जिस पर अभिभावकों ने नाराजगी जताई थी और बच्चों की सुरक्षा का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द करने पर विचार करने को कहा था, जिसके बाद 23 जून को बोर्ड ने कोर्ट से फैसला लेने के लिए कुछ वक्त मांगा था और आज बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित अभिभावकों को राहत मिली है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, अनलॉक मोड की शुरुआत ने स्वास्थ्य हालात को पहले ही चिंताजनक बना दिया है। ऐसे में सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद परीक्षा रद्द करने की बात कही है। इससे पहले सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर अभिभावकों की मुसीबत बढ़ा दी थी। राजीव जी, क्या लगता है आपको कि क्या ऐसे में कोर्ट से पहले केंद्र सरकार को परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं लेना चाहिए था? जी मीनाक्षी, बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक जुमला खूब चल रहा था कि परीक्षाएं तो इंतजार कर सकती हैं, लेकिन बीमारी किसी बात का इंतजार नहीं करेगी। हमारे प्रधानमंत्री ने ही जान और जहान दोनों को बचाने की बात मौजूदा स्वास्थ्य हालात के मद्देनजर की थी। भले ही उन्होंने जहान को आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में कहा हो, लेकिन इसे परीक्षाओं के साथ भी जोड़कर देखना चाहिए। हम जानते हैं मीनाक्षी कि फरवरी और मार्च में जब इस बीमारी ने पूरे देश पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, तब बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही थीं। अधिकतर पेपर हो गए थे और कुछ रह गए थे। तब उम्मीद थी कि लॉकडाउन जैसे कदमों का अच्छा असर होगा तो बीमारी का डर कम होगा और बचे हुए पेपर्स के एग्जाम लिए जा सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्च के अंत से ही यह नजर आने लगा कि हालात इतने आसान नहीं हैं। कायदे से तब ही सीबीएसई को यह फैसला ले लेना चाहिए था कि बचे पेपर्स नहीं होंगे और रिजल्ट पेश करने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए थी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में महामारी का आलम है इस वक्त और इस वजह से अधिकतर देशों ने एक सत्र में बिना परीक्षाओं के विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन न जाने क्यों भारत में इस पर भी लंबे समय तक मंथन ही चलता रहा। सीबीएसई ने तो नई डेट शीट भी जारी कर दी थी परीक्षा लेने की। मानो बोर्ड के विद्यार्थी
विद्यार्थी 2-3 पेपर नहीं देंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। खैर, अपने बच्चों की स्वास्थ्य चिंता के कारण कुछ अभिभावकों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सुनवाई का दौर चला और आज सीबीएसई ने खुद ही अपने कदम पीछे खींच लिए। ये बिल्कुल सही फैसला है मीनाक्षी, और आगे भी सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए। अभी बहुत से शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षाओं की जगह साल भर के प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। जब तक स्वास्थ्य हालात सामान्य नहीं होते तब तक ऑनलाइन टीचिंग भी जारी रहेगी, लेकिन इसमें भी गांवों और कस्बों के बच्चों और गरीब विद्यार्थियों को जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, जैसे इंटरनेट या स्मार्टफोन का नहीं होना या टेक्नोलॉजी से उतना परिचित नहीं होना, उनके बारे में भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। सामुदायिक रेडियो और टीवी चैनलों का उपयोग बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उन्हें किताबी ज्ञान से परे लाइफ स्किल्स या जीवन कौशल के बारे में भी शिक्षा दी जा सकती है, सीख दी जा सकती है, और आपदा को अवसर में इसी तरह से बदला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी एनडीए में सहयोगी पार्टियों को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। 2014 के बाद भले ही एक के बाद एक कई राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई हो, लेकिन अब बीजेपी की मनमानी के कारण 2019 लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में सहयोगियों की संख्या भी कम होती जा रही है और अब अकाली दल भी एनडीए से किनारा करने की बात कह रहा है। बीजेपी अपनी मनमानी के चलते विपक्ष की सलाह को तो दरकिनार कर रही है, जिसे लेकर विपक्ष अक्सर अपनी नाराजगी जाहिर करता रहा है। लेकिन अब तो बीजेपी एनडीए में अपने सहयोगी दलों की बातें सुनने में भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। शिवसेना जब एनडीए में थी तब भी बीजेपी सरकार के खिलाफ मुखर रहती थी, लेकिन जब बीजेपी ने उनकी एक ना सुनी तो पार्टी ने एनडीए से किनारा कर लिया। अब कुछ ऐसे ही संकेत शिरोमणि अकाली दल ने भी दिए हैं। अन्नदाताओं के मुद्दे पर अकाली दल ने एनडीए से अलग होने की चेतावनी दी है। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है, मंत्री पद और गठबंधन हमारे लिए अन्नदाता से बढ़कर नहीं है, हम इसे त्याग सकते हैं। अगर पंजाब सरकार डीजल पर 10 रुपए कम करने को तैयार है तो वो पंजाब की सभी पार्टियों के साथ मिलकर टैक्स कम करवाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठने के लिए भी तैयार है। बादल ने कहा कि अन्नदाता धान की बिजाई के लिए श्रम शुल्क में बढ़ोतरी झेल रहे थे, अब डीजल की कीमत बढ़ने से उन पर असर पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार उन्हें आश्वासन देने के बाद एमएसपी और खरीद के आश्वासन को खत्म कर देगी तो अकाली दल ना तो गठबंधन की परवाह करेगा और न ही सरकार में भागीदारी की। आपको बता दें, इससे पहले भी अकाली दल ने नागरिकता पर केंद्र के फैसले को लेकर बीजेपी से दूरी बना ली थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। 20 जनवरी को बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अकाली दल से गठजोड़ खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में दोनों एक साथ होने के दावे करते आए। लेकिन अब सुखबीर सिंह बादल के तेवर तल्ख हो रहे हैं। देखना होगा कि वो अन्नदाता के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ कितने मुखर होते हैं और क्या वो एनडीए से नाता तोड़ते हैं। एक तरफ अकाली दल के तेवर बीजेपी की मुसीबत बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में भी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। जी हां, यहां उपचुनाव को लेकर सियासी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव 230 सीटों के विधानसभा चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजों पर मध्य प्रदेश का सियासी भविष्य निर्भर करेगा। तो आखिर कैसी है सभी पार्टियों की तैयारी और उपचुनाव को लेकर किस खेमे में है ज्यादा बेचैनी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर कांग्रेस 17 सीटें जीतती है तो कमलनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लिहाजा पार्टी उपचुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी खेमे की टेंशन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता पर काबिज होने के करीब 100 दिन पूरे होने पर भी सीएम शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। वहीं टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी दुविधा में फंसी हुई है। कांग्रेस से किनारा कर कांग्रेस के 22 पूर्व विधायक बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुए सभी 22 नेताओं को टिकट देने को लेकर बीजेपी में सहमति नहीं बन पा रही है। और अगर पार्टी इन्हें टिकट देती भी है तो सर्वे के आंकड़े बीजेपी को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि 22 में से केवल 7 नेताओं के ही चुनाव जीतने के आसार नजर आ रहे हैं। संघ के सर्वे के बाद एमपी बीजेपी के दिग्गज दुविधा में फंसे हैं। साथ ही 24 सीटों में अधिकांश पर स्थानीय नेता भी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 22 नेताओं को टिकट देने के लिए बीजेपी सिंधिया से वचनबद्ध भी है। ऐसे में पार्टी के अंदर बगावत के आसार बन रहे हैं। हालात काबू में करने का जिम्मा संघ ने उठा लिया है। संघ के नेताओं को उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक के तौर पर लगाया गया है, ताकि पार्टी को उपचुनाव में स्थानीय नेताओं की बगावत का सामना न करना पड़े।
वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को अगर निर्दलीय सपा और बसपा का साथ मिलता है तो पार्टी को दोबारा सरकार बनाने के लिए 17 सीटों की जरूरत पड़ेगी। उपचुनाव की कमान कमलनाथ के हाथ में है। हालांकि दिग्विजय सिंह इसमें निर्णायक रणनीतिकार माने जा रहे हैं। कांग्रेस जनता के साथ धोखा करने वाले शख्स के रूप में सिंधिया को प्रचारित कर चुनाव में जीत दर्ज करने का रास्ता तैयार करने में लगी है। आखिर में जनता किसका साथ देगी, ये तो परिणाम सामने आने के बाद ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव जीतकर शिवराज अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मणिपुर में अपनी सरकार बचाने में बीजेपी जरूर कामयाब होती दिख रही है। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में पिछले कई दिनों से अपनों के साथ सहयोगियों ने भी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी थी। सरकार गिरने के आसार तक नजर आने लगे थे, लेकिन अब शायद मणिपुर में बीजेपी के ऊपर मंडराए काले बादल छट गए हैं और एन बीरेन सिंह की कुर्सी बच गई है। तो सूबे में कैसे दूर हुई बीजेपी की परेशानी, इस रिपोर्ट में देखिए। मणिपुर की सियासत में मची उथल-पुथल को रोकने के लिए पिछले कई दिनों से नेता दिल्ली दौड़ लगा रहे थे। नाराज सहयोगियों को मना रहे थे ताकि कैसे भी बीजेपी की सरकार बच जाए। बीरेन सिंह भी सत्ता में बने रहने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। वहीं अब ये कोशिश रंगलाती नजर आ रही है। मणिपुर में बीजेपी सरकार पर छाए काले बादल छट गए हैं। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी एनपीपी के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसके बाद मणिपुर में अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर क्षेत्रीय दलों का समर्थन हासिल कर लिया। आपको बता दें, मणिपुर में मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार एनपीपी के 4 और बीजेपी के 3 बागी विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद मुश्किल में घिर गई थी। बीजेपी को मुसीबत से निकालने वाले और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा एनपीपी के मंत्रिमंडल को शाह से मिलवाने लेकर गए। एनडीए में बीजेपी और पूर्वोत्तर के उसके सहयोगी दल शामिल हैं। बैठक के बाद हेमंत ने कहा कि कोनराड संगमा और मणिपुर के उप मुख्यमंत्री वाई जॉय कुमार सिंह के नेतृत्व में एनपीपी के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मणिपुर के विकास के लिए बीजेपी और एनपीपी मिलकर काम करते रहेंगे। इसके बाद उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मुलाकात की। एनपीपी और अन्य असंतुष्ट विधायक बीरेन सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी के पूर्वोत्तर मामलों के प्रभारी और महासचिव राम माधव ने इम्फाल में जोर देकर कहा कि ये मुझसे जान लीजिए, हम 2022 तक स्थिर हैं। बीरेन सिंह ने भी इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं देने की बात कहते हुए कहा कि ये एक पारिवारिक मामला है। आपको बता दें, बीजेपी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद क्षेत्रीय संगठन एनपीपी और अन्य के साथ मिलकर राज्य में गठबंधन सरकार बनाई थी। लेकिन इस 17 जून को राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले मणिपुर बीजेपी के 3 विधायकों ने त्यागपत्र देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 मंत्रियों ने भी नाराजगी के कारण त्यागपत्र देते हुए सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। लेकिन अब हालात सुधरते नजर आ रहे हैं। अब मणिपुर में सरकार बचाने का श्रेय जहां बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को दिया जा रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में तो कुशीनगर एयरपोर्ट का श्रेय लेने की होड़ मच गई है। दरअसल कुशीनगर में बन रहे एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दे दिया, जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि बता रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसका क्रेडिट लेने में जुटे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिलने से एक ओर पूर्वांचल की तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी है, वहीं दूसरी ओर सियासी पार्टियां इस एयरपोर्ट के सहारे खुद की सियासत चमकाने की कोशिश में जुट गई हैं। बीजेपी जहां इसे योगी सरकार की उपलब्धि बता रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसका श्रेय पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार को दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सपा काल में शुरू हुए कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कैबिनेट मंजूरी मिलने पर उन सबको बधाई जिन्होंने कई साल पहले ये प्रयास आरंभ किया था। सपा काल में प्रारंभ हुए मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, आजमगढ़ और अन्य एयरपोर्ट को भी यथाशीघ्र अनुमति दी जाए। सपा का काम जनता के नाम। अब अखिलेश यादव तो एयरपोर्ट का क्रेडिट खुद ले रहे हैं, लेकिन कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया, विश्व भर में रह रहे भगवान बुद्ध के अनुयायियों और उत्तर प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देने का आपका निर्णय पूर्वांचल में विकास के नए द्वार खोलेगा। अब सियासी पार्टियां भले ही सियासत चमकाने में जुटी हैं, लेकिन इतना तो तय है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिलने के बाद कुशीनगर की तस्वीर बदलने वाली है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली होने के साथ साथ अब पर्यटन के नक्शे पर कुशीनगर की एक अच्छी तस्वीर उभरेगी, क्योंकि कई बौद्ध मतावलंबी देशों के लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए कुशीनगर पहुंचेंगे। इंटरनेशनल हवाई सेवा शुरू होने के बाद पर्यटकों की संख्या करीब 20 गुना बढ़ने की उम्मीद है।
और बुलेटिन के आखिर में बात भारतीय जीडीपी पर आईएमएफ के ताजा अनुमान की। केंद्र सरकार देश को स्वास्थ्य मुसीबत से निकालने की कोशिश में जुटी है। आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए नए फैसले ले रही है, लेकिन हालात सुधरने की बजाय और खराब हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गर्त में जा रही है। इसी बीच अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का चौंकाने वाला अनुमान सामने आया है, जिसने सरकार की बेचैनी और बढ़ा दी है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अब तक कई रेटिंग एजेंसियां निराशाजनक अनुमान जता चुकी हैं। मूडीज, फिच, क्रिसिल भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा चुकी हैं। खुद भारतीय रिजर्व बैंक ये कह चुका है भारत की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो सकती है, जिसके बाद से सरकार आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने में तो जुट गई है, लेकिन हालात अभी सुधरते नजर नहीं आ रहे हैं और लगता है ये हालात जल्द काबू में नहीं आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का अनुमान तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 4.5% की गिरावट आ सकती है। आईएमएफ ने साल 2020 में ग्लोबल ग्रोथ रेट में 4.9% की गिरावट का अनुमान जताया है। आईएमएफ ने कहा है अगले वित्त वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.4% की बढ़त हो सकती है। आईएमएफ ने जारी अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जून 2020 में कहा, लंबे समय तक पूर्णबंदी और अप्रैल में उम्मीद से धीमे सुधार होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.5% की गिरावट आ सकती है और ये ऐतिहासिक गिरावट होगी। उसने कहा है स्वास्थ्य मुसीबत और इसकी रोकथाम के उपायों के चलते ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण इतनी बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। वहीं आईएमएफ का यह अनुमान भी है कि 2021-22 में देश फिर से तेजी की राह पर लौट आएगा और उस साल 6% की मजबूत आर्थिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि उसने अनुमान में कटौती की है। पहले आईएमएफ ने कहा था कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.4% की बढ़त होगी। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।